पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सीरीज रिएक्शन कि ए कन्वर्ट इनटू बी एंड बी कन्वर्टेड इनटू सी। आपको इसका डेरिवेशन बताया था, कोई काम वो आएगा नहीं आपको। इसमें सिंपल एक क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे। अब स्टार्टिंग में ही रहा होगा, बी बनेगा, फिर बी सी में कन्वर्ट होगा, बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। एक टाइम आएगा जब बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, तो वो टाइम पूछा जा सकता है। और वो कंसंट्रेशन जो मैक्सिमम होगी वो क्या है, वो सिर्फ 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी दैट इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस K1 टी। सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये मान के हम चल रहे हैं, ये होता भी सारा फर्स्ट ऑर्डर पे, और ये खासकर रेडियो एक्टिविटी में काम आएगा आपके। जो वो बोलता है कि सेकुलर इक्विलिब्रियम है, इस टाइप का जो वर्ड यूज होते हैं वो यही होता है कि इस टाइप की सीरीज आपकी रिएक्शन आ रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी, डेरिवेशन आपको बताया था। फिर भी कहीं पे दिक्कत आए आप लिख सकते हो, डेरिवेशन कर सकते हो, कहीं पे प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ आ जाए तो आप चेक कर लेना, वैसे होगी नहीं यहाँ पे इस टाइप की कुछ भी, ठीक है। ई की पावर माइनस K1 टी माइनस ई की पावर K2 टी, K2 टी ये हो जाएगा, ये K2 है, फिर टी आ जाएगा। सी टी कंसंट्रेशन ऑफ, तो बस स्टार्टिंग कंसंट्रेशन आप मान लो इसका ए नोट रहा होगा, तो इसको माइनस कर दो, वो हो जाएगा। क्या आएगा आपका ए नोट, ठीक, 1 माइनस 1 अपॉन K2 माइनस K1। ये फॉर्मूले याद हैं और तुम्हें भी ये याद करने हैं। K2 ई की पावर माइनस K1 टी माइनस K1 ई की पावर माइनस K2 टी। कैसे निकाला है, इनिशियल इसका ए नोट रहा होगा, ठीक है। तो उसमें से कुछ कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट थी, ये 0 था, ये 0 था। अब कुछ कंसंट्रेशन ए टी ए की होगी किसी टाइम पे, कुछ बी की होगी, कुछ सी की होगी, तो वहां से माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं, इस टाइप से निकालते हैं, ठीक है। ये था, ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद करना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। आपको लगता है मैं डेरिवेशन कर लूंगा, ठीक है, आप डेरिवेशन कर सकते हैं, टाइम वेस्ट ना करें, फॉर्मूले जरूर याद करें। अब आता है कि बी मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो बी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो क्या होगा देखते हैं। जो बी मैक्स होगा, बी मैक्स इक्वल टू ए नोट K2 बाई K1, K2 बाई K1 की पावर K2 बाई K1 माइनस K2, और टी मैक्स टाइम जिसपे कंसंट्रेशन मैक्सिमम कंसंट्रेशन आती है 1 अपॉन K1 माइनस K2 इंटू ln K1 बाई K2, ln K1 बाई K2, ठीक है। जैसे मान लिया कि K2 की वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, इधर नेगेटिव, टोटल मिला के पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये है, तो ये 5 फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। दोबारा बता दूं, किसी भी टाइम टी पे ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, ए नोट ई की पावर माइनस K1 टी, अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं। बी टी कंसंट्रेशन क्या होगी, ए नोट बाहर आ जाएगा, एक ब्रैकेट के अंदर K1 डिवाइड बाई K2 माइनस K1, ब्रैकेट के अंदर ई की पावर माइनस K1 टी माइनस ई की पावर माइनस K2 टी। कंसंट्रेशन ऑफ सी इसी तरीके से आप निकालोगे, टी मैक्स एंड बी मैक्स का फॉर्मूला ये, ठीक। ये तो था आपका सिंपल जो पिछले लेक्चर में मिला था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम बेसिकली है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इसी के अंदर लगता है। कैसे लगेगा ये हम बताएंगे, इसी का यूज इसके अंदर है। ए है कन्वर्ट इनटू बी एंड कन्वर्ट इनटू सी। ये मान लिया K1 हो और ये मान लेता हूं मैं K2, ठीक। और मान लिया K2 बहुत ज्यादा हो जाए, K2 ग्रेटर देन K1, ये हो जाए भाई। जो ये वैल्यू है, ये स्टेप बहुत फास्ट आ जाए, ये फास्ट स्टेप होगा, तो ये कैसा स्टेप हो गया, स्लो। मतलब क्या हुआ, A to B इज RDS, समझ में आ गया होगा भाई। इसका रेट कांस्टेंट कम है, तो ये स्टेप स्लो है। स्लो स्टेप को क्या बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहला स्टेप क्या हो गया, RDS, ये आपको रेट बताएगा। अब दूसरा जो सोचने की, बहुत कम क्वांटिटी में ये बनता होगा और फटाफट इसमें खत्म हो जाता होगा, किसमें चला जाता होगा, सी में। तो बी की कंसंट्रेशन क्या रहेगी,
अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगी। तो बी की जो कंसंट्रेशन रहेगी अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब dB by dt इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बहुत एक हाई लेवल का टॉपिक है, एसएस से बोलते हैं, एसएस से स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टार्टिंग में बनेगा जरूर, जैसे इसका मान लिया 20 मोल है, 1 मोल बना होगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, जितना ये बढ़ेगा ये फटाफट उसमें कन्वर्ट होता जाएगा। तो जो कंसंट्रेशन है बी की वो कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा आपका, dB by dt इज इक्वल टू 0। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है किसी भी मैकेनिज्म में। ये इंटरमीडिएट ही तो है, ए से कोई रिएक्शन सी में जा रही है, बी तो क्या है, इंटरमीडिएट है। अब बी इंटरमीडिएट है, इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो dB by dt किसी भी इंटरमीडिएट के आप ऊपर लगा सकते हो, dB by dt इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यही जो सेम चीज है, अब दो तरीके से देखो। अब कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी निकालने के मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूले बताए थे। उसके अंदर तुम देखोगे अब K2 ग्रेटर देन K1 लगा के मैथमेटिकली तुम कंसंट्रेशन ऑफ सी निकाल सकते हो। एक आप सिंपल मैथ लगाई, ठीक, ये जो स्टेप है, पहला स्टेप ये आपका स्लो रहा होगा और ये स्टेप क्या रहा होगा, फास्ट रहा होगा। इसकी कंसंट जितना ही बन रहा होगा फटाफट इसमें कन्वर्ट हो जा रहा होगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल दूं, हो क्या रहा है कि ए डायरेक्टली जो है, ए डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सी, बी का तो कोई रोल ही नहीं है। क्यों नहीं है बी का रोल, ये स्टेप क्या है, फास्ट है, पूरा काम किसका रहा होगा, इस स्लो स्टेप का रहा होगा। और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी बढ़ रही होगी वो तो उसी टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किस में चली जा रही है, सी में। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ए कन्वर्ट इनटू सी। दो तरीके हैं इसको लिखने के, एक स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ये आपको मैं बताता हूँ। एक तुम जो पिछले फॉर्मूला लिखे है उसमें एक कंडीशन लगा के देखो, K2 ग्रेटर देन K1, दोनों से सेम आएगा। एक तुम लगा के देखोगे, एक मैं बताता हूं। देखिए ठीक, ये अब मैं dB by dt की बात कर रहा हूं। dB by dt में बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, चेंज बता रहे हैं कैसे हुआ होगा। B बना होगा, इस रिएक्शन में बना हुआ है, ठीक है। इस रिएक्शन से dB by dt, सिर्फ मैं इतनी रिएक्शन लिखूं, पीछे को छोड़ो, आगे की रिएक्शन को देखो। यहां से आप dB by dt किसको बोल रहे हो, रेट को ही तो बोल रहे हो। dB by dt कोफिशिएंट कितना है, 1, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू K1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन। अब मान लिया ये वाली चीज को पढ़ो, इसको पीछे वाले इसको, बी किस में जा रहा है, सी में। यहां तो क्या हो रहा है, बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। यहां से आप रेट लिखो, ठीक है, ये आपका R1 मैंने लिख दिया। दूसरा बी की कंसंट्रेशन मैंने बताया जो चेंज हो रही, बढ़ रही थी, इसमें घट रही है। यहां से आप लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस dB by dt लिखोगे। तो माइनस dB by dt रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। R2 आ गया भाई, बी इसमें बढ़ रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक। अब टोटल dB by dt, टोटल चेंज लिखोगे, कितना आ जाएगा, टोटल चेंज ये और ये दोनों मिला के, इस नेगेटिव को इधर ले लो, और टोटल चेंज कितना आ जाएगा, टोटल चेंज dB by dt के अंदर टोटल चेंज कितना है, K1 इंटू ए से बना था, माइनस K2 इंटू बी से जा रहा है, K2 इंटू बी से जा रहा है। ये है, बहुत सिंपल ही चीज है। कभी भी अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना हो, बी जो बन रहा है इसके हिसाब से लिखो कंसंट्रेशन, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, इसके हिसाब से नेगेटिव लगा के। ये क्यों नेगेटिव लगाया, सिर्फ इस रिएक्शन को पढ़िए आप, इतने को, माइनस dB by dt चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, कैसे बताओगे, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। स्टार्टिंग में रेट लॉ से लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर है सब कुछ। अब ये बोल रहा है बी की कंसंट्रेशन चेंज, ये भी बता रहा है और ये भी बता रहा है, टोटल चेंज कितना हुआ। ये बोल रहा है K1 इंटू ए बढ़ गया, ये बोल रहा है K2 बी घट गया। तो ये आएगा हमेशा, जहां कंज्यूम हो रहा होगा वो नेगेटिव लगा के लिख दो, जहां बन रहा है वो पॉजिटिव लगा के लिख दो। ये है। अब मैं लग रहा हूँ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इंटरमीडिएट पे क्या लगता है, dB by dt क्या होगा, 0, मतलब ये जो नेट वैल्यू आएगी 0 आएगी। इसको 0 पुट करके देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। यहां से आपका जो dB by dt है, dB by dt
किसके बराबर होगा, dV by dt इज इक्वल टू K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी जितना बड़ा माइनस K2 इंटू बी जिस रिएक्शन से वो खत्म हुआ, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। यहां से तुम क्या लिख दोगे कि K1, ठीक है, यहां से आपका क्या लिखा जाएगा, इसको बराबर कर दोगे K1 इज इक्वल टू K को कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू K2 बाई K1 इज इक्वल टू K2 बाई K1 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी K2 बाई K1 के बराबर आ जाएगा। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हमने यूज किया है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सी जो है, कंसंट्रेशन ऑफ सी की हम बात करें, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सी की बात करें, जो हमने पहले फॉर्मूले लिखे हैं उसके अंदर से देखिए, जो कंसंट्रेशन ऑफ सी का मैंने फॉर्मूला लिखा था क्या, ए नोट 1 माइनस K2 माइनस K1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर K2 e की पावर माइनस K1t माइनस K1 e की पावर माइनस K2t, ये था। अब जो बच्चे मैथ के हैं वो अच्छे से समझते होंगे, जब K2 बहुत बड़ा है, K2 बहुत बड़ा है तो e की पावर माइनस K2 बहुत छोटा होगा, मतलब ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगी, नेग्लिजिबल। क्या रहेगी, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि K2 बहुत बड़ा, दूसरा e की पावर माइनस K1 जो छोटा वो माइनस में ऊपर, इतना मैथ जानते होंगे। K2 माइनस K1 अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ C किसके बराबर आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A, यहां से ये K2 बचेगा और K2 से K2 आगे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1 e की पावर माइनस K1t, ठीक है भाई। ये K2 जीरो, ये तो अप्रोक्सीमेशन आपको बताया था, ये तुम खुद ले लोगे, ये K2 से K2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये तुम इसको एक बार देखो है हो क्या रहा है। एक्चुअल में तुमने बी वाला जो स्टेप है वो हटा दिया, आरडीएस स्टेप से सीधा कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ सी ए नोट e की पावर माइनस K1 अपॉन टी, डायरेक्ट आपने ये लिख दिया। ठीक, कैसे लिखा है बताता हूँ एक बार, देखिए इसके अंदर एक अच्छी चीज बता रहा हूँ कि भाई ए कन्वर्ट इनटू बी एंड बी कन्वर्ट इनटू सी था, ये आपका K1 था, ये आपका K2 था, बोला गया था ये स्लो है तो ये आपका आरडीएस स्टेप हो गया था। ठीक है, तो क्या करो, इसे सीधा काट दो, आप बोल दो ए से सी डायरेक्ट बन रहा है, कौन सा, ये K1 है। कैसे लिखोगे सी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन ए नोट 1 माइनस e की पावर माइनस K1 अपॉन टी, यही तो वो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी यही बता रहा है। अब मान लिया K1 बहुत बड़ा हो जाए K2 से, K1 क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए K2 से, तो सेम वही चीज आप लगाओगे दोबारा, सेम एक तो मैथमेटिकल तरीका जो सी का फॉर्मूला लगाया वो उसमें पुट करके आप आंसर निकालोगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आप कैसे निकालोगे भाई, आप बी से सी, ये आपका आरडीएस हो जाएगा उस टाइम में, ये निकाल दो, ये क्या बता रहा है, ये फटाफट इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, और बी भी धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो रहा है, बी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जा रही है और वहां से ये कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ए फटाफट कन्वर्ट हो, जितनी ए की कंसंट्रेशन है वो बी की मान लो, जो ए नोट है वो अप्रोक्सीमेटली बी नोट के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से लगा दो फॉर्मूला, सेम यहाँ से वही आंसर आपका आएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप ड्राइव करोगे बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके की चीजें आएंगी। ठीक है, अब मैथमेटिक्स लगा दिया, अब मैं ग्राफ बनाता हूँ इन दोनों के ऊपर, जिसे देखिए इसी पे ग्राफ आ जाते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन ग्राफ के होते हैं। ये कंसंट्रेशन है, ये आपका टाइम है। ठीक है, मान लेता हूं मैं K2 ग्रेटर देन K1 है, भाई आपका जो A है, ठीक, वो क्या होगा, आपका A कन्वर्ट इंटू बी कन्वर्ट इंटू सी, ये आपका K1 होता है और ये आपका K2 होता है। पहला स्टेप स्लो है तो ये आपका धीरे 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 डिक्रीज होता जा रहा है, इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ है। बी जैसे ही बढ़ रहा है उसके बाद बी की कंसंट्रेशन क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है, थोड़ा बढ़ेगा फटाफट सी में चला जाएगा,
और सी की ये किसी कंसंट्रेशन होगी बी की, और सी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, आपकी सी की जो कंसंट्रेशन होगी, क्या करोगे, सी की कंसंट्रेशन ये है, ये मान लिया सी की कंसंट्रेशन, ये था K2 ग्रेटर देन। अब कोई बोले सेम ग्राफ K1 ग्रेटर देन K2 में बना के दिखाइए, वही कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है भाई। उसमें थोड़ा ऐसे लीनियरली डिक्रीज कर रहा था, इसमें एकदम भाई K1 बहुत बड़ा है तो एकदम डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये आ गया ए, इसमें बी एकदम बढ़ेगा, क्यों, सारा बी में बदल जाए, फिर बी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा बी। सी क्या होगा, सी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, क्यों, K2 क्या है, बहुत स्लो, ऐसे। कई बार ये जो होता है नहीं, जब कांस्टेंट हो जा रहा है अभी, ये सेकंड स्टेप फास्ट है, और इस पर हम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बहुत यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक, ये था। अब बात आती है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का क्या यूज है। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन डिफरेंशियल रेट लो निकालने के काम आता है, जहाँ पे आपको मैकेनिज्म में ये मेंशन ना हो कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है, या फिर एक से ज़्यादा स्टेप स्लो हो जाए, तो आप कैसे निकालोगे। अब तक हम कौन से मैकेनिज्म पढ़ के आए हैं, हम ये पढ़ के आए हैं कि भाई इसका जो ये स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज देखते हैं कैसे होगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि 2O3 फॉर्म 3O2, आपको मैकेनिज्म दिया गया है। स्टेप 1, O3 रेट कांस्टेंट K1 फॉर्म O2 and O, and step 2, O2 O into O3 फॉर्म 2O2, ये इसका रेट कांस्टेंट K2 दिया हुआ है। आपको डिफरेंशियल रेट बतानी है, आपको बोला गया कि dO2 by dt is equal to K रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इंटू O3 की पावर x है, x बताना है और k बताना है, k इनसे कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक, ये आपको निकालना है, ठीक, ये निकालना हो। आपको ये मेंशन करके नहीं दिया गया है कौन सा स्टेप स्लो हो और कौन सा स्टेप फास्ट है। यदि वो मेंशन कर देता ये स्टेप स्लो हो और ये फास्ट है, तो आप बहुत सिंपल तरीके से आंसर दे देते, स्लो स्टेप से निकाल के आंसर आ जाता। रिएक्टिव इंटरमीडिएट आ जाता तो उसको आप एलिमिनेट करते इक्विलिब्रियम वगैरह से। हाँ, इक्विलिब्रियम ना आए तो क्या करोगे, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। dO2 by dt पूछा हुआ है, ऊपर आते हैं, dO2 by dt यहाँ से निकालना आपको। इस रिएक्शन में आप dO2 by dt रेट ऑफ रिएक्शन से तो रिलेट कर ही दोगे। ऊपर वाले जो रिएक्शन है उससे मैं बता रहा हूँ क्या कि 1/3 ऑफ dO2 by dt, किसी को डाउट नहीं होगा, इक्वल टू रेट आएगा। और रेट किसकी होगी, रेट तो इसी कोई ना कोई ऑर्डर रहा होगा जो भी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो एक्चुअली अपने को dO2 by dt निकाल लेते हैं। अब देखिए dO2 by dt, इस टाइप में O2 बन रहा है, ठीक है, इसमें भी O2 बन रहा है। ऊपर वाले से लिखता हूँ O2 बनने की रेट R1 मान लेता हूँ, ठीक है, dO2 by dt। पहला क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल स्टेप वाइज कर रहा हूँ। यहाँ से इक्वल टू K3 इंटू O3, R2, यहाँ से भी तो बन रहा है O2, कैसे, यहाँ से 1/2 dO2, d को बाहर ले लेते हैं, dO2 by dt इक्वल टू K2 इंटू O इंटू O3। इस रिएक्शन में बन रहा है, वहां से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दी, 1/2 dO2 रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ से dO2 by dt निकाल, यहाँ चेंज हो रहा है और यहाँ दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। इस 2 को इधर ले आता हूँ और ऐड कर दो, जो नेट dO2 by dt हो रहा है
पूरे के अंदर O2 की कंसंट्रेशन में चेंज, यहाँ O2 बन रहा है और यहाँ बन रहा है, दोनों का चेंज आएगा। यहाँ से 2 इधर लेके जाओगे आप, क्या आ जाएगा आपका आंसर? यहाँ से ऊपर वाले से K1O3 प्लस 2K2 इंटू O इंटू O3 इंटू O3, ये यहाँ लिखा जाएगा, ये आ गया। अब तुम देखोगे ठीक है, तुमने चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ O2 विद टाइम बता दिया, क्या एक तो डिपेंड कर रहा है इस पे, यहाँ O2 बन रहा है, एक यहाँ पे, ये फिर देख लेना यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो आप 1 और ये 2 क्या आ जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि 1/2 DO2/dt बताओगे तो ये 2 इधर आओगे तो DO2, एक तो ये चेंज हो रहा है, एक ये टोटल चेंज, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब हम जो लिखा इसके अंदर निकाल रहे हैं वो देखिए, O है, O की कंसंट्रेशन तो अपने पास होगी नहीं, इंटरमीडिएट है, क्या करेंगे? स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। क्या करेंगे? स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इसके अंदर लगाएंगे। तो कैसे लगाते हैं देखते हैं। जो DO2/dt इक्वल टू K1 इंटू O3 इंटू जो आपका K2 इंटू O इंटू O3, ये ठीक है। अब आप O है, O के बारे में क्या विचार है? DO/dt इक्वल टू 0 आएगा। रिएक्शन के मैकेनिज्म तुम्हारे पास लिखी हुई है, दोनों से देखो, एक में ऑक्सीजन बन रहा है, एक में ऑक्सीजन कंज्यूमर, जहां बन रहा है वहां प्लस में आ जाएगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 माइनस जहां कंज्यूम हो रहा है K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O इंटू O3। यहाँ से O की कंसंट्रेशन आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, 0 के बराबर है। आप यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ O निकाल लोगे, दैट इज इक्वल टू K1/K2 आ जाएगा, K1/K2 आ जाएगा। ठीक है, उसको उठा के यहाँ पुट कर दो, K1/K2 पुट करोगे, K2 से K2 चला जाएगा, K1O3 आ जाएगा, इधर से K1O3 था ही, अरे 2 था इसका आगे, भूल गया था, 2 है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर वाले में पुट करूंगा मैं ये वैल्यू DO2/dt, एक तो K1O3 है ही, ठीक है, 2K2 इंटू ये आपका K1/K2 इंटू O3, ये कैंसिल आउट हो गया, 2K1 और 3 ये आ गया, टोटल मिला के क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये है, तो एक्चुअल में जो रेट कांस्टेंट रिएक्शन का वो ये आपका आ गया K1। ठीक है, इस तरीके से। इस टाइप में फिर डाउट है तो मैं बता देता हूँ आपको, कभी भी कोई भी एक स्पीसीज कहीं बढ़ रहा है, कहीं कंज्यूम हो रहा है, जहां वो बढ़ रहा है वहां पॉजिटिव आ जाएगा, जहां वो कंज्यूम हो रहा है वो नेगेटिव आ जाएगा। कोफिशिएंट का जरूर ध्यान रखना, यदि उसका कोफिशिएंट कहीं पे 2 आ रहा है तो वो 2 उसके रेट कांस्टेंट के साथ लग जा रहा है। जैसे कि मैंने O2 के लिए आपको दिखाया है करके, ये 2 कैसे आया था वहां से, हर रिएक्शन से उसकी रेट निकाल लो और फिर ऐड कर दो टोटल रेट। कंज्यूम हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, बढ़ रहा है तो आपका हो जाएगा प्लस में। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन में तुम DO3/dt भी निकाल सकते हो, DO3/dt तुम खुद घर पे निकाल के देखना, DO3/dt तुम देखोगे आंसर आएगा आपका 2K1 इंटू O3, 2K1 इंटू O3। रेट मैं बता रहा हूँ, क्रॉस वेरीफाई करके। यदि तुम ये देखोगे और यहाँ से तुम देख के ये भी बता सकते हो कि कौन सा स्टेप RDS रहा हो, मैकेनिज्म में नहीं दिया, तुम ये देख के बता सकते हो कौन सा स्टेप आपका RDS रहा है। तुम देखोगे पहला स्टेप आपका RDS रहा है, तभी ऐसा ये रेट इक्वेशन तभी पॉसिबल है, ये जो रेट लो तभी पॉसिबल है, कौन सा स्टेप RDS। तो ये जो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है, एक्चुअल में मैकेनिज्म में कौन सा स्टेप RDS है ये बता देगा। आपको डायरेक्ट बोल दे RDS है तो फिर तो आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना ही नहीं है, ना देख तो प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो तुम खुद कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। NO2 + F2 फॉर्म
F2NO2 इंटू F। इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, आप लिखते हैं साथ के साथ मैकेनिज्म। NO2 प्लस F2 with K1 from NO2F प्लस F प्लस NO2 with K2 NO2F। आपको सिंपल बोल दिया जाए कि माइनस DNO2 बाई DT इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर X F2 की पावर Y, फाइंड K X एंड Y। या फिर कौन सा स्टेप RDS है ये भी बताइए। अब तुम देखोगे, तुमको मैकेनिज्म में स्टेप RDS नहीं दिया हुआ, तो तुम्हारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। माइनस DA बाई DNO2 यहाँ गया मैं, ये रहा। मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं, -1/2 DNO2 बाई DT इज इक्वल टू रेट। और रेट का कोई ना कोई रेट लो आया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरी रिएक्शन से मैं DNO2 बाई DT डिफाइन कर दूं, तो वो रेट के बराबर जो आएगा वहां से रेट लो तो अपने आप आ जाएगा। इस पूरी रिएक्शन में देखिए NO2 इस रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, NO2 इस रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है, दोनों रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। दोनों के आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या जाएगा? दोनों के आगे नेगेटिव। और कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ से मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं, कैसे लिखोगे? DNO2 बाई DT माइनस DNO2 बाई DT दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। किसके बराबर होगा? K1 इंटू NO2 प्लस F। यहाँ से माइनस DNO2 बाई DT कैसे लिखोगे? K2 इंटू F इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2। दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। दोनों को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा तुम खुद करके देखना। इसके अंदर उस स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, यहाँ से आप लिखोगे स्टार्टिंग से, ठीक। ये लिख लिया होगा तुमने, डायरेक्ट लिख के आपको दिखाता हूँ एक स्टेप, और फिर अप्रोक्सीमेशन तुम खुद लोगे कि जो स्टार्टिंग का पहला है, पहले वाले स्टेप से तुमने देखा माइनस DNO2 बाई DT इक्वल टू क्या लिखोगे? K1 इंटू NO2 इंटू F2। स्टेप 1 से लिखा तुमने। स्टेप 2 में भी DNO2 बाई DT डिसोसिएट ही हो रहा है। क्या लिखोगे? K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F, ठीक है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2। ओवरऑल चेंज NO2 में क्या बताओ? दोनों को जोड़ दो, तो ओवरऑल जो चेंज है माइनस ऑफ DNO2 बाई DT, ओवरऑल चेंज माइनस DNO2 बाई DT दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? कंप्लीट को ऐड कर दो। क्या? K1 इंटू NO2 इंटू F2 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2। सब कुछ सही था, ये F नहीं होता तो F आ गया तो सोल्व करना पड़ेगा। और कैसे सोल्व करोगे? DF बाई DT पक्का 0 होगा। DF बाई DT क्या होगा? 0। अब बात आती है DF। देखो F दो रिएक्शन में यूज हो रहा है, पहले रिएक्शन में बन रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। पहले में बन रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? K1 इंटू NO2 इंटू F2 बन रहा था, माइनस यहाँ लिखना माइनस बाई। दूसरा में कंज्यूम हुआ K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F इंटू NO2। यहाँ से आप F की कंसंट्रेशन निकाल लोगे, उस F की कंसंट्रेशन को यहाँ पुट करोगे, आपका क्या आ जाएगा? माइनस DNO2 बाई DT की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तुम्हें क्या डिफाइन करना था? जो फाइनल रिएक्शन में करना था -1/2 करना है, तो -1/2 माइनस DNO2 बाई DT करना है, तो वो डिफाइन कर दो। समझ गए? बस ये गलती ना कर देना। एक तो कोफिशिएंट लगाओ तो कोफिशिएंट को बड़ा सीरियस तरीके से आप लिख के देख लो। जैसे मैंने ये आपको अलग अलग तरीके से दिखाई, पहले रिएक्शन से ये लिखोगे, दूसरे से लिखो, ओवरऑल चेंज कैसे लिखोगे? दोनों का ऐड करके।
कोफिशिएंट होता तो मैं यहाँ कोफिशिएंट -1/2 लिखता, 2 को उधर लेके फिर ऐड करके आपको दिखाता। ये जो जब आपका बन रहा है कोई रिएक्टेंट तो उसके लिए पॉजिटिव होता है, यदि जा रहा है तो नेगेटिव। देखो ये और इस रिएक्शन में आपका बन रहा था तो ये आ गया पॉजिटिव, और ये जिसमें जा रहा है उसमें आ गया नेगेटिव। ये है। इससे आप ये भी बता सकते हैं इन दो में से कौन सा स्टेप आपका आरडीएस था। बिना दिए आरडीएस ना दिया तो ये समस्याएं आती। देखें नेक्स्ट रिएक्शन है 2NO2 प्लस O2 फॉर्म 2NO2, 1/2 माइनस 1/2, ये NO हो गई, ये मिस्टेक से लिख दिया, 1/2 प्लस का ही लिख दिया 1/2 dNO2 बाई dt। बोला गया है कि ये आपका K इंटू NO की पावर X इंटू O2 की पावर Y है। ये एक्चुअल में क्या दे रखा है 1/2 dNO2, ये यहाँ से ये रेट ऑफ रिएक्शन है, बोल रहा है ये रेट लो आपका, ये R ही है और कुछ नहीं है। घुमा फिरा के क्या दिया आपको R दिया हुआ है। कई बार ये 2 नहीं देगा तो आप मान लेना ये R/2 दिया हुआ है, तो वहाँ से निकाल लोगे आप सब। तो ये है वो X और Y तुमसे पूछेगा, मैकेनिज्म उसने दिया है। उतार लें क्वेश्चन, फिर मैं सोल्व करूंगा। NO प्लस NO, ये स्टेप रिवर्सिबल दे दिया। K1 इसके लिए बोला K1 -1 इनवर्स, मतलब NO2 एंड सेकेंड N2O2 प्लस O2 K2 12। इनका इक्विलिब्रियम इनका रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड का K1 इनवर्स, इसका K2। आपको इनकी एक्टिवेशन एनर्जी भी दे सकता है कि इसके एक्स, इसकी वाई, इसकी जेड, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसका आरएनएस पैरामीटर A1, इसका A2, इसका A3, ओवरऑल पैरामीटर क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या है, तो ये K है वो K1 के बराबर होगा, K1 इनवर्स के बराबर होगा K2। जब आपको ये बोल देता कि ये आरडीएस है तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ, बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। आरडीएस नहीं दे रखा तो आपको दिक्कत है। अब देखिए तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें यहाँ से NO2 बाई NO2 का चेंज देख लेते हैं। NO2 तो लो ये बन रहा, और कहीं बन रहा नहीं, कहीं नहीं बन रहा। यहीं से बहुत सीधा लिखा गया ये, तो क्या बहुत सिंपल तरीके से 1/2 d NO2 बाई dt, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन उसका रेट ऑफ रिएक्शन ही तो ये R ही तो है। किसके बराबर लिखते हैं, रेट लो K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू N2O2। बहुत सिंपल है। अब N2O2 बच गया। अब N2O2 तो हमने लिया ही नहीं, देखो हमने NO2 लिया था। अब N2O2 इस रिएक्शन में तो बन रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन NO2O2 का निकालना पड़ेगा, इसमें कंज्यूम हो रहा है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगेगा, और वहां से N2O2 का कंसंट्रेशन निकाल के लेके आऊंगा और वो फिर इसके अंदर पुट कर दिया जाएगा। बस ये क्या है K2O2 N2O, ये है। अब देखना हम N2O2 का कंसंट्रेशन निकाल के लेके आते हैं, कैसे निकलेगा, ठीक है, देखते हैं। भाई एक चीज अपने को पता है क्या, dN2O2 बाई dt ये इंटरमीडिएट है और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो 0। इक्वेशन आपके सामने लिखी थी, वहां से तुम लिखोगे कि क्या हो जाएगा K1 इंटू NO 2 बार लिखा हुआ है, NO इंटू NO मतलब NO की पावर 2 माइनस, ठीक, यहाँ से ये आपका रिवर्सिबल स्टेप हो गया, ठीक है। पहला जो स्टेप है ना वो आपका रिवर्सिबल है, K1 के हिसाब से आ रहा है, माइनस K2 K1 इनवर्स के हिसाब से वापस भी तो जा रहा है, N2O2 N2O2 माइनस थर्ड स्टेप में भी तो ये कंज्यूम हो रहा है, K2 इंटू N2O2 इंटू O2। ये आप इसको 0 पुट करो और N2O2 की कंसंट्रेशन निकालो, ठीक है, ये 0 तो के बराबर है। यहाँ से आप कंसंट्रेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2O2, मैथ के स्टूडेंट हैं क्योंकि ये नीट वालों के लिए बिल्कुल काम की चीज नहीं, सिर्फ एडवांस और एडवांस से ऊपर है। K1 इंटू ये बाहर आ गया होगा, ये पॉजिटिव हो गया होगा, इंटू NO की पावर 2,
ठीक है, इधर से के इनवर्स बच गया होगा, यहाँ से के इनवर्स बचा था, ठीक है, प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O, ये है N2O2 का। अब वापस आते हैं किस पे, 1/2 DNO2 आपने क्या लिखा था, वहाँ से जो अपने को चाहिए था वो था आपका कि K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ N2O2। अब इसमें पुट कर दीजिए K2 इंटू O2, ठीक, यहाँ पे K1 इंटू NO की पावर 2 डिवाइडेड बाई K1 इनवर्स प्लस K2 इंटू O2 की पावर 1, ये है, ठीक है। कैसे निकालना है समझ में आ गया होगा। अब इसको कुछ प्लस माइनस करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली, इस पूरी इक्वेशन को, ठीक। मान लिया नीचे वाली जो रिएक्शन है इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर लूँ K2 इंटू O2, K1 K2 O2 N2 की पावर 2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 O2 है। अब मान लिया नीचे हम क्या कर देते हैं, K1 कॉमन ले लें, ठीक, K1 कॉमन ले लें तो इसके डिवाइड बाई K1 आ जाएगा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और K2 बाई K1 इंटू O2 हो जाएगा, ठीक, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में बदल जाएगा। ये फिर कोई अप्रोक्सीमेशन वो आपको देगा, वो आप यूज करोगे। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। तो एक्चुअल में ये आ गया भाई आपको 1/2 DNO2/dt, ठीक। उसको उस फॉर्म में लेके जाना थोड़ा डिफिकल्ट केस है, एक दो अप्रोक्सीमेशन और देना पड़ेगा। K इनवर्स की वैल्यू बहुत बड़ी है, जैसे यही दे दे कि K इनवर्स की वैल्यू बहुत बड़ा है, तो आप इसको निगलेक्ट कर दोगे इसके टर्म में, आपका ये K इनवर्स बाई K2 ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। या फिर ये बोल दे कि K2 की वैल्यू बहुत बड़ी है, K2 की वैल्यू बहुत बड़ी, तो आप इसको निगलेक्ट कर दोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन लिख के देगा इस टाइप का, और बोलेगा कि K2 वेरी वेरी लार्ज देन K1 इनवर्स, तो ऑर्डर बताइए। आप K2 को बहुत बड़ा कर दोगे, इसको निगलेक्ट कर दो, K2 से यहाँ K2 कैंसिल आउट, O2 से O2 कैंसिल आउट, K1 एंड NO2 की पावर 2 सेकंड ऑर्डर है। K1 इनवर्स बहुत बड़ा है, आप इसको निगलेक्ट कर दोगे, K1 बाई K इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाएगा, और ये K2 है O2 की पावर 1 NO2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर। तो आपको ये अप्रोक्सीमेशन आगे देगा और उससे आप सोल्व करोगे इसको, ठीक, ये था। तो इस तरीके से स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से आप डिफरेंशियल रेट लोड निकाल सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का आ जाए, ठीक। 3 टाइप की रिएक्शन आ जाए, 2 टाइप की रिएक्शन आ जाए, वो तुम्हें निकाल के देखनी है, बहुत सिंपल ही है, ज़्यादा नहीं है, तो उस टाइप का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें कराते हैं और फिर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन खत्म हो जाएगा आपका। देखिए ये N2O5 मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, K1 इनवर्स NO2 प्लस NO3, सेकेंड NO3 प्लस NO2 K2 NO प्लस NO2 प्लस O2, एंड थर्ड NO3 प्लस NO with K3 with 2 NO2। क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइनस DO2/dt DO2/dt इज इक्वल टू K इंटू N2O5 की पावर x। K एंड x आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब O2 पकड़ो सबसे पहले, तो पूरे में तुम देखोगे O2 इस रिएक्शन में नहीं है, O2 इस रिएक्शन में बन रहा है, O2 इस रिएक्शन में नहीं है, और इस रिएक्शन में अरे गलती लिख दी, प्लस आएगा 1/2 DO2/dt। आप लिखोगे क्या, K2 NO3 और NO2 की पावर 1। NO2 तो चलो रिएक्शन में था, NO3 को निगलेक्ट करोगे। NO3 को निगलेक्ट कैसे करोगे, इस रिएक्शन से K1 से बढ़ रहा है, K1 इनवर्स से वापस जा रहा है, दूसरा K3 से आ जा रहा है, पीछे वाला जो क्वेश्चन सेम उस तरीके से करके आप एक्सप्रेशन लेके आओगे, चल जाएगा। तो इस टाइप के जब इक्वेशन बनता है तो जो एक्चुअल K होता है, बहुत सारे स्टेप होते हैं उनके से मिलके बड़ा होता है। वहां से आपको वो K पूछ लेता है कि K क्या होगा। भाई K तुम देखोगे K क्या होगा, कई बार ऐसा हुआ K1 इंटू K2 इंटू K3 डिवाइड बाई K इनवर्स होता है,
तो इन सब की वैल्यू देगा और वहां से के पूछ लेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा, या फिर आपको इसी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आर्नियस पैरामीटर पूछ लेगा। तो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो उसके अंदर कैसे निकालते हैं, तो लिखें कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर्नियस पैरामीटर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन if rate constant of different reaction are given और मैकेनिज्म इज गिवन। या तो मैकेनिज्म दी गई या डायरेक्ट के दिया हो, या तो के आपसे ऐसे निकलवाए, इतनी मेहनत तुमसे खुद करवाए जो अभी करवाई है, लेकिन इतनी मेहनत करवाता नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन वो देता नहीं है, ओलंपियाड में आता खासकर। तो इसके अंदर देखोगे तुम हो क्या रहा है, जैसे आपको कोई एक क्वेश्चन दे दे कि भाई ए कन्वर्ट इनटू बी प्लस सी कन्वर्ट इनटू ए फॉर्म, मान लिया बी प्लस डी था, आगे बी प्लस सी फॉर्म ई प्लस डी फॉर्म क्यू, कुछ भी ऐसे कि इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3। ओवरऑल रिएक्शन आपको मान लिया ए से क्यू है, बोलेगा इसका रेट कांस्टेंट K क्या होगा। पहले आप क्या करोगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा के K बताओगे क्या होगा, जो पहले हम करते आए। ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे के आपसे निकला था बहुत कम है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के देखे थे कि के क्या होते हैं। K1 भाई ये के और इनसे कैसे रिलेटेड है, किसके बराबर होता है, वो आपसे निकलवाना बहुत मुश्किल, निकलवा ले तो आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना, वो आपको बता दिया। केवल डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट के इक्वल टू K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K3 आया होगा। ये वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर बोलेगा एक्टिवेशन एनर्जी बताइए, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बोल देगा कि एक्टिवेशन एनर्जी इसकी x है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी y है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी z है। कैसे लिखोगे, K1 की वैल्यू इसका A1 दिया हुआ e की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी x EA अपॉन RT, सेम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, इंटू A2 e की पावर माइनस y डिवाइड बाई RT डिवाइडेड बाई A3 e की पावर माइनस z बाई RT। अब तुम देखोगे के जो लिख रहे हो ए कैसे लिखोगे, A1 इंटू A2 डिवाइड बाई A3 एक्टिवेशन एनर्जी e की पावर माइनस x माइनस y और ये आ जाएगा आपका प्लस में, ठीक है। तो z माइनस x माइनस y, ठीक है, या फिर माइनस आपको यदि आगे ही लगाना हो, बिल्कुल सेम इक्वेशन में ही लेके आना हो, माइनस, ठीक, आपका x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई RT। मैथ लगाया, कुछ नहीं लगाया, इक्वल टू के। ये जो है ये आपका ओवरऑल आर्नियस पैरामीटर है, दैट इज ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। समझ रहे, ये पूरी किसकी इक्वेशन में बदल गया। अब इसको मैं लिखूं, एक बार इसको नोट करें, ये जो है, ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, दैट इज इक्वल टू ए, किसके बराबर है, A1 इंटू A2 e की पावर माइनस EA अपॉन RT, दैट A इज इक्वल टू द ओवरऑल आर्नियस फ्रीक्वेंसी, आर्नियस पैरामीटर, EA इज द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। तो A कैसे निकालते हो, ठीक है, A1 इंटू A2 डिवाइड बाई A3। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल रहे हो तुम, x प्लस वाई माइनस जेड। समझ गए, ये तो क्या था मेथड, बस रिलेट करना, ऐसे एक कॉम्बिनेशन बना के इस इक्वेशन से रिलेट कर दो। और भी आसान तरीका बताते हैं, ठीक, क्या आपको k दे रखा है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K3 मान लिया। a कैसे निकालोगे, जो इनका रेशियो नहीं, a भी उसी रेशियो में, K1 ऊपर आया है तो A1 ऊपर आएगा, K2 ऊपर है तो A2 ऊपर आएगा, K3 नीचे है A3 नीचे आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी नेक्स्ट है, यदि प्रोडक्ट में है तो प्लस में कर दो, डिवाइड में है तो माइनस में कर दो, पावर है तो लोग की तरह आगे ले आओ, ठीक। अब देखो कैसे लिखोगे, x प्रोडक्ट में है तो क्या लिखोगे प्लस y, डिवाइड में है तो क्या लिखोगे माइनस z। बहुत सिंपल है, ठीक है। जिस रेशियो में k दे रखे होंगे उसी रेशियो में a होगा। बस एक्टिवेशन एनर्जी में
यदि के प्रोडक्ट में है तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में आ जाएगी, जो के डिवाइड में है वो माइनस में आ जाएगा, जो पावर होंगी वो आगे कोफिशिएंट आ जाएगा। कैसे देखते हैं? जैसे आपको ओवरऑल रेट कांस्टेंट के बोला हुआ है, K1 इंटू K2 की पावर 2 इंटू K3 की पावर 3/2। आपको बोला गया कि EA1 एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट जो है x है, EA2 सेकेंड स्टेप की जिसका K2 है उसकी y है, और EA3 z है। यदि A निकालना होता तो A तो आप डायरेक्ट निकाल देते, A1 इंटू A2 की पावर 2 डिवाइड बाई A3 की पावर 3/2। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे? K1 x प्लस प्रोडक्ट में है तो प्लस 2 ऑफ y माइनस 3/2 ऑफ z। पावर होंगे लोग की तरह आगे ले आना और ये लगा। मेथड आपको बताया रिलेट करना, मेथड पे नहीं जाना, डायरेक्ट आप ध्यान रखोगे कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, इसे एक और तरीके से निकाल के देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जिसे आपको दिया गया है कि k इज इक्वल टू K1 इंटू K2 की पावर 5 डिवाइड बाई K3 की पावर 2। एक्टिवेशन एनर्जी EA कैसे लिखोगे? EA1 प्लस 5 EA2 माइनस 2 EA3 ऐसे लिखेंगे। पावर होंगी वो आगे आ जाएंगी, नीचे है तो माइनस में आ जाएगा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये समझ में भी आ रहा होगा, बहुत सिंपल ही चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। इस तरीके से अर्नेस्ट पैरामीटर, ओवरऑल अर्नेस्ट पैरामीटर एंड ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी हम लिखते हैं। इसी के अंदर जो हमने पढ़ा, हमने बहुत सिंपल वाले केस इंटीग्रेटेड रेट लॉ के पढ़े हैं, उसमें कुछ डिफिकल्टी भी आ सकती है। जैसे मैं आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ये केस बताता हूँ। यदि ये वाला केस आ जाए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर, लेकिन आपको इस टाइप का सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है A प्लस बी फॉर्म C, और इसी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी दे रखी है A नोट, और इसी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको B नोट। यदि आपको सेम ही कंसंट्रेशन दे देता तो बहुत आसान हो जाता। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं भाई? इस केस में आप लिखो t इज इक्वल टू 0 पे ये है, t इज इक्वल टू टाइम t पे इसका A नोट माइनस एक्स गया, कोफिशिएंट 1 है, इसका B नोट माइनस एक्स गया। रेट क्या लिखोगे? दोनों के रिस्पेक्ट में 1 हो। R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A B की पावर 1। ये भी सेकंड ऑर्डर है, और सेकंड ऑर्डर वो भी जो हमने पहले ड्राइव किया, वो बहुत सिंपल वाला केस है, बहुत डिफिकल्ट वाला केस है। ठीक, अब देखो दो अलग अलग कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आप माइनस dA/dt तो कर नहीं सकते, वहां तो माइनस dA/dt इसलिए कर लेते थे क्योंकि A की पावर 2 होता था उधर। अब इधर A है और इधर B है, किसकी टर्म में ले लो? रेट ही डिफाइन करनी है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो एक्स के रिस्पेक्ट से भी तो dx/dt भी तो रेट बोल सकते हो। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ? A नोट से x से dx/dt इज इक्वल टू रेट, किसके बराबर आ जाएगा? K इंटू A नोट कॉन्स्टेंट माइनस एक्स, B नोट कॉन्स्टेंट माइनस एक्स। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन तुम्हें आता होगा, पार्शियल फ्रैक्शन करके कुछ आता है, dx बाई A नोट माइनस एक्स इंटू B नोट माइनस एक्स, इधर K इंटू dt, 0 से t टाइम। x की वैल्यू जब 0 होगा तो x कितना होगा? 0 रहा होगा, और टाइम t पे कितना डिसोसिएट हुआ? x डिसोसिएट हो गया। A नोट माइनस एक्स को AT बोलते हैं, B नोट माइनस एक्स को BT बोलते हैं। अब ये जो डिफरेंशिएशन है वो तुम खुद करोगे, डायरेक्ट रिजल्ट मैं बता दूंगा आपको, डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये आना चाहिए। कल को वो ऐसे बोल सकता है A और B है, A नोट और B नोट दोनों का ऑर्डर रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1/2 है, तो भी आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। कोई भी ऑर्डर दे दे, हाँ ये कंसंट्रेशन यदि ये इक्वल दे देता तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाता। यहाँ मैं A नोट माइनस एक्स करता, यहाँ A नोट माइनस एक्स करता, सिंपल A नोट की पावर A नोट माइनस एक्स की पावर 2 ही तो हो गया था, फिर तो पहले वाला ही रूल चल जाता। कंसंट्रेशन सेम दे रखी हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी है,
फिर तो सिंपल ए देख लिख के दे देते, ए नोट माइनस एक्स की पावर 1, ए नोट माइनस एक्स की पावर 1 मतलब ए नोट माइनस एक्स की पावर 2। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन था। कंसंट्रेशन जब अलग अलग दी हो तब आप देखना आपको एक सब्जेक्टिव मेथड की अप्रोच चाहिए, और ये आप एक्स मान के करोगे। क्या मान लोगे? एक्स मान लो भाई, एक्स टर्म में आ जाएगा आपका, क्योंकि नहीं तो आप यदि आप डी ए बाई डी टी या डी बी बाई डी टी लिखते तो आपको प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? ए के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, बी के रिस्पेक्ट में। एक्स इसमें से भी एक्स टूटेगा, इसमें से एक्स, किसी का मैंने कर इसमें से एक्स टूट जाए और इसमें से वाई टूट जाए तो हम नहीं निकाल पाएंगे, फिर अपने बस की बात नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, या तो तुम मैथ वाले सर से पूछ सकते हो कि सर डी एक्स बाई ए नोट माइनस एक्स बी नोट माइनस एक्स से निकालना है, ठीक। यहाँ से के आ जाएगा आपका, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जैसे उसमें आता था उसी तरीके से आएगा, के इज इक्वल 2.303 लॉग, ठीक है। उधर ए होता था, उधर ए नोट माइनस एक्स डिवाइड बाई बी नोट माइनस एक्स, उसके आगे जो टी होता था यहाँ बी माइनस ए, उस टाइप की भी एक टर्म आएगी, ठीक है। वो एग्जैक्ट क्या है वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, तब तक ये देखो आराम से। इसको लिखते हैं हम, डायरेक्ट रिजल्ट जो होगा तो के किससे बराबर होगा, जो के इंटू टी उधर वाला है उसको मैं आगे ले लिया, ठीक है। जैसे उसके अंदर भी हम लेते हैं तो हो जाता है 1/बी नोट माइनस ए नोट, ठीक। यहाँ पे 2.303 ले लिया जाए, इनटू ऑफ लॉग ए नोट इंटू बी नोट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए नोट माइनस एक्स, ऊपर ए नोट नीचे 80 होता ही था, याद रखने के लिए आपको तरीका बताता हूँ। इधर बी नोट, ठीक। करना क्या है, सिंपल अपना होता था भाई के 2.3 बाई टी इंटू लॉग ए नोट बाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसमें दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। खतरनाक वाला मैथ वो पार्शियल फ्रैक्शन लग ही रहा है, आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो ये मतलब इंटीग्रेशन ये है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। वैसे तो मैथ के बच्चे हो तो ये तुम निकाल भी लोगे 0 से x तक। ए नोट माइनस एक्स को ए टी बोलते हैं, बी नोट एक्स माइनस को बी नोट माइनस एक्स को बी टी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, बोलेगा कि बी टी इतना ए टी इतना दोनों के रिस्पेक्ट में ये है, तो आप इस तरीके से आप निकाल के बताएं, ठीक। तो ये आपको यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसका आप डेरिवेशन देख सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखें। मैं तो बोल रहा हूँ आप डायरेक्ट याद रख लें, हाँ मैथड जरूर देख लें कैसे कहाँ से आया, आप कहाँ से रहा है। कंसंट्रेशन दोनों की सेम हो तो कोई टेंशन नहीं, सिंपल वही रूल लगाते जो पहले लगाए, चेंज अलग अलग होती तो दिक्कत आती, ठीक। ये था आपका पूरा केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी।